अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम मैथ 202 यानी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के क्विज नंबर 4 के सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो इस क्विज को अटेम्प्ट करने की जो लास्ट डेट है वो हमारे पास 4 सितंबर 2022 है, यानी कि आपने 4 सितंबर 2022 से पहले पहले जो है ये वाला क्विज अटेम्प्ट करना है। ये वाला क्विज जो है ये आपके लेक्चर नंबर 33 से लेकर लेक्चर नंबर 38 में से आया है। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको क्विज में पूछे गए हर क्वेश्चन को जो है वो अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा और आपको हर क्वेश्चन जो है वो कंसेप्ट के साथ बताऊंगा। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको क्विज में पूछे गए हर क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है उसका पता चल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक जी। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आपने यहाँ पे क्विज टाइम और जो डेट है वो नोट कर लेनी है ताकि आपको इस बात की यकीन दहानी हो जाए कि ये वाला क्विज जो है ये हमारा बिल्कुल लेटेस्ट क्विज है जो कि 2 सितंबर 2022 को मैंने अटेम्प्ट किया है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है जी वो कुछ इस तरह से है जी कि एन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल इज इक्वल टू इट्स मीन। कि उस यहाँ पे उसने हमें एक स्टेटमेंट बता दी है और वो कहता है कि आप ये बताएं कि ये वाली जो स्टेटमेंट है ये हमारी फॉल्स है या ये ट्रू है। तो वो यहाँ से कह रहा है कि जो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है किसी भी रैंडम वेरिएबल की, तो बताएं कि क्या वो उसके मीन के इक्वल होती है। मीन का मतलब यहाँ पे एवरेज होगा, यानी कि किसी भी रैंडम वेरिएबल की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है क्या वो उसकी एवरेज के इक्वल होती है या नहीं होती। तो आपने याद रखना है जी कि किसी भी रैंडम वेरिएबल की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है वो बिल्कुल उसके एवरेज या उसके मीन के इक्वल होती है। तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट जो है ये 100% ट्रू है। तो इसलिए यहाँ पे आपने जो है वो इसका ट्रू ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो अगर आप इसके आंसर को जो है वो गूगल के ऊपर भी देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लियरली जो है वो लिखा हुआ है कि द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल इज आल्सो कॉल्ड इट्स मीन वैल्यू, यानी कि उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू को हम मीन वैल्यू भी कह सकते हैं। तो किसी चीज़ को हम मीन वैल्यू उसी वक्त ही कहेंगे अगर वो दोनों आपस में इक्वल होंगे, बराबर होंगे। तो इसलिए यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट जो है ये 100% ट्रू है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड आ जाता है जैसे कि इफ ए एंड बी आर two independent events then probability of A intersection B is equals to। वो कहता है कि अगर हमारे पास A और B जो है ये हमारे पास दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो अगर हम A और B के इंटरसेक्शन लें और फिर जो उसका इंटरसेक्शन आएगा उसकी अगर हम फिर प्रोबेबिलिटी लेते हैं तो वो किसके इक्वल होती है। तो आपने याद रखना है कि जब हमारे पास A और B दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हों और अगर हम उनका जो इंटरसेक्शन लें और जो उसके इंटरसेक्शन की जब हम प्रोबेबिलिटी लेंगे तो वो बेसिकली उन दोनों की यानी कि ए इवेंट और बी इवेंट की अलग अलग से प्रोबेबिलिटी लेंगे और उसके प्रोडक्ट के इक्वल होगी, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल होगा। क्योंकि यहाँ पे जो दोनों इवेंट्स हैं वो हमारे पास इंडिपेंडेंट हैं, वो किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं कर रहे। तो आपने याद रखना है कि जब दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट होंगे तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगी। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी के इक्वल होगा। तो अगर इसका राइट आंसर अगर आप अपने हैंडआउट्स के अंदर भी देखेंगे तो यहाँ पे पेज नंबर 270 के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्यों है जी? क्योंकि ड्यू टू द इंडिपेंडेंस, क्योंकि हमारे पास जो ए और जो बी है वो इंडिपेंडेंस है, इसलिए यहाँ पे इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो इसके इक्वल है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो आपने यहाँ पे पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड आ जाता है जी कि इन विच सेंचुरी द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी वाज फर्स्ट डेवलप्ड। कि किस सदी के अंदर जो है वो प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट जो है वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया गया था, यानी कि कब से कि सबसे पहले किस सदी के अंदर जो है वो प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट यूज़ किया गया था। तो यहाँ पे आ जाते थे हमारे पास ऑप्शन की 18वीं सदी, 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी और 19th सेंचुरी। तो ये आपको आपके हैंडआउट्स के अंदर भी मिल जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि लेक्चर नंबर 35 के सबसे पहले जो स्टार्टिंग लाइन है यहाँ पे लिखा हुआ है कि द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन द 17th सेंचुरी, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी की जो थ्योरी थी वो सबसे पहले 17वीं सदी यानी 17th सेंचुरी के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस की गई थी या यूज़ की गई थी। तो इसलिए यहाँ पे आपने इसका जो राइट आंसर है वो 17th सेंचुरी जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है जी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज डिफाइंड एज। कि हमारे पास जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है वो किसके इक्वल। ठीक है जी, तो इसका राइट आंसर जो है वो हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करके हम देखते हैं कि इसका राइट आंसर जो है वो क्या बनता है। तो अगर आप अपने हैंडआउट्स के अंदर जाते हैं तो पेज नंबर 265 के अंदर यहाँ पे उसने जो है वो ई गिवन एफ की प्रोबेबिलिटी हमें बताई हुई है कि द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ जो है, जिसको हम पी गिवन एफ जो है उसके साथ इसको डिनोट करते हैं, तो वो बेसिकली हमारे पास इक्वल होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। यानी यहाँ से हमें इस चीज़ का पता चलता है कि जो चीज़ गिवन के बाद आती है वो हमारी बटे के नीचे आएगी, यानी कि डिनोमिनेटर में आएगी।
तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास गिवन के बाद एफ आ रहा था तो एफ को हमने डिनोमिनेटर में लिखा यानी कि बटे के नीचे लिखा, लेकिन जो हमारे पास उसने क्वेश्चन के अंदर कंडीशन दी है उसके अंदर उसने हमें कहा कि बी गिवन ए, यानी कि बी गिवन ए का मतलब क्या हुआ कि गिवन के बाद ए आ रहा है तो इसका मतलब ए हमारा बटे के नीचे होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो ए की प्रोबेबिलिटी होगी उसको हम डिनोमिनेटर में यानी कि बटे के नीचे लिखेंगे, जिसको हम लिख देंगे पी ऑफ ए। और ऊपर जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो बेसिकली ए और बी दोनों के इंटरसेक्शन के इक्वल होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी जो कि मैंने यहाँ पे लिखी भी हुई है वो हमारे पास आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो इसलिए यहाँ पे अगर अपने ऑप्शंस के अंदर आप देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे पास इसका राइट आंसर बनता है, क्योंकि उसके जो डिनोमिनेटर है उसका डिनोमिनेटर के नीचे हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ रहा है, जबकि जो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है उसके नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो उस वक्त आता है अगर यहाँ पे वो कंडीशन हमें देता है ए गिवन बी, लेकिन कंडीशन हमें बी गिवन ए दी गई है, तो यानी कि गिवन के पास जो भी आपके पास आपका सेट होगा उसको आपने नीचे लिखना है। तो यहाँ पे ए है तो ए को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को नीचे लिखेंगे, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी जो है वो समझ आ गई होगी। तो इसका कंसेप्ट ये है कि जो भी गिवन के बाद वैल्यू होगी उसको आपने बटे के नीचे लिखना है और बाकी दो वैल्यूज का इंटरसेक्शन लेके आपने उसको ऊपर लिख देना है। तो ये आपको कंसेप्ट जो है वो याद रखना पड़ेगा अगर आप इस तरह के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना चाहते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है जी कि इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट फाइनाइट सेट्स देन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू। यहाँ पे वो कहता है कि हमारे पास ए और बी दो फाइनाइट सेट्स हैं और वो दोनों हमारे पास डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट का मतलब कि उनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। तो वो कहता है कि अगर हम उसके जो नंबर है ए यूनियन बी के फाइंड करना चाहते हैं तो वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके इक्वल होंगे। तो वो आपने याद रखना है। यहाँ पे आपके हैंडआउट्स के अंदर दो रूल दिए गए हैं जिसको हम इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे पेज नंबर 241 के अंदर आप यहाँ पे पहला रूल दे सकते हैं कि इफ़ ए एंड बी आर disjoint finite sets then number of A union B is equals to n of A plus n of B। तो यहाँ पे भी इसने हमें डिसजॉइंट सेट दे रखे हैं तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे n of A प्लस n of B होगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बनता है। तो इसलिए यहाँ पे आपने इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी चूज कर लेना है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है जी कि लेट n of U इज इक्वल्स टू 100 एंड n of A इज इक्वल्स टू 25 देन n ऑफ a डैश, यानी कि a कम्प्लीमेंट वो किसके इक्वल होंगे। यानी कि यहाँ पे उसने हमें a सेट के भी एलिमेंट्स की तादाद बता दी है और u सेट के एलिमेंट्स की भी तादाद बता दी है। वो कहता है कि अगर हम a का जो है वो कम्प्लीमेंट लेते हैं तो कम्प्लीमेंट लेने के बाद उसके कितने एलिमेंट्स रह जाते हैं, यानी कि n ऑफ a कम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा। तो इसका भी राइट आंसर जो है वो अगर आप अपने हैंडआउट्स के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे क्लियरली जो है वो रिमार्क के नीचे उसने लिखा हुआ कि n ऑफ a कम्प्लीमेंट जो है वो बेसिकली हमारे पास इक्वल होता है n ऑफ u माइनस n ऑफ a। तो यहाँ पे n ऑफ u उसने हमें 100 दे रखा है तो यहाँ पे हम 100 लिख देंगे और माइनस n ऑफ a हमें 25 दे रखा है तो हम 100 में से 25 को कर देंगे माइनस। तो जब हम 100 में से 25 करेंगे माइनस तो हमारे पास उसका राइट आंसर जो है वो 75 आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आपने इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 75 जो है वो चूज कर लेना है। तो इस तरह आपने याद रखना है कि जब आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा जहाँ पे आपने कम्प्लीमेंट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने होंगे तो आपने सिंपल u के एलिमेंट्स के जो तादाद होगी उसमें से जो a एलिमेंट्स की तादाद होगी उसको माइनस कर देना है। तो इस तरह उसका जो है वो आंसर आपके पास आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है जी कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 5 व्हेन अ डाइस इज टॉस्ड। कि जब कहता है कि हमारे पास जो डाइस होता है उसको जब हम रोल करते हैं या जब हम उसको टॉस करते हैं तो उसमें वो कितनी प्रोबेबिलिटी के चांसेस हैं कि वहाँ पे जो नंबर आए वो हमारा 5 से ज़्यादा आए। तो 5 से बड़ा नंबर कितना होता है 6 होता है, क्योंकि एक डाइस जो होता है उसके अंदर 6 नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है जिसके अंदर जो है वो उसकी वैल्यू 5 से बड़ी आ सकती है जो कि 6 होगी। तो इसलिए जो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो यहाँ पे आप अपने हैंडआउट्स के अंदर भी देखें तो यहाँ पे उसने हमारे पास सेम यही वाला क्वेश्चन पूछा है, लेकिन वहाँ पे उसने पूछा था कि नंबर ग्रेटिंग देन 4। यहाँ पे वो हमसे पूछ रहा था कि 4 से बड़े नंबर की आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो 4 से बड़े जो हमारे पास नंबर आते थे वो हमारे पास 2 आते थे 5 और 6, लेकिन यहाँ पे उसने हमसे पूछा है 5 से बड़े नंबर। तो 5 से बड़े नंबर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक आता है जो कि हमारे पास 6 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो इस तरह उस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमारे पास 1/6 आ जाएगी। यानी कि यहाँ पे 6 जो हमारे पास टोटल नंबर्स हैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक नंबर ऐसा है जो कि 5 से बड़ा है जो कि 6 हो सकता है। तो इसलिए इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/6 होगी। तो इसलिए यहाँ पे आपने इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी
1/6 जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है जी कि इफ़ ए एंड बी इवेंट्स विद पी ऑफ ए, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो हमारे पास 1/3 के इक्वल है, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/4, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/6, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू। यहाँ पे उसने हमें ए की प्रोबेबिलिटी भी दे रखी है, बी की प्रोबेबिलिटी भी बता दी है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी बता दी है। वो कहता है कि अगर हमारे पास ये तीनों प्रोबेबिलिटीज हमारे पास मौजूद हों तो आप ये बताएं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है वो किसके इक्वल होगी। तो इसको भी हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर आप अपने हैंडआउट्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे जो जनरलाइज एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है उसके मुताबिक जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होती है वो बेसिकली इक्वल होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे उसने हमें तीनों वैल्यूज दे रखी हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू हम लगा देंगे जो कि हमारे पास 1/3 आ जाएगी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू लगा देंगे जो कि हमारे पास 1/4 आ जाएगी, और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगी जो कि हमारे पास 1/6 है। तो 1/3 प्लस 1/4 को जब आप ऐड करेंगे तो उसका आंसर हमारे पास 7/12 आ जाएगा। तो ये -1/6 वैसे का वैसे नीचे हम उतार लेंगे। तो 7/12 में से जब हम 1/6 को माइनस करेंगे तो उसका राइट आंसर यहाँ पे 5/12 निकल आएगा। तो इस तरह जो है वो आपने इस तरह के क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर लेना है। तो इसलिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5/12 होगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है जी कि इफ x इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड f of x is the probability of x, then the expected value of this random variable is equal to। तो ये वाली लाइन भी जो है वो आपको आपके हैंडआउट्स के अंदर मिल जाएगी, जिसके अंदर जो है वो हम एक्सपेक्टेड वैल्यू की, जिसके अंदर हम रैंडम वेरिएबल की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है वो फाइंड आउट करते हैं। तो इसको जो फाइंड आउट करने का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो बेसिकली समेशन x इंटू एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बनता है। तो इसलिए यहाँ पे आपने इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो चूज कर लेना है। तो अगर आप इसका राइट आंसर अपने हैंडआउट्स के अंदर भी देखना चाहें तो आप अगर पेज नंबर 275 के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n x of i f of x of i। तो यहाँ पे उसने सिंपल जो है वो हमें सिग्मा x इंटू एफ ऑफ एक्स बता रखा है। तो इसलिए यहाँ पे आपने इसका जो राइट ऑप्शन है वो सिग्मा x इंटू एफ ऑफ एक्स जो है वो चूज कर लेना है, जो कि ऑप्शन नंबर डी बनता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है जी कि इफ a इज अ सबसेट ऑफ b देन probability of a given b is equals to probability of a over probability of b। तो हमने ये बताना है कि क्या ये जो फार्मूला उसने लिखा है ये हमारे पास ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अपने हैंडआउट्स के अंदर तो पेज नंबर 267 के अंदर हमारे पास सेम यही वाला क्वेश्चन पूछा गया है, जिसके अंदर हमारे पास ये जो पहला हमारे पास पार्ट है जिसके अंदर a इज अ सबसेट ऑफ b है, वही पार्ट उसने हमसे यहाँ पे पूछा है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना फर्क है कि उसने हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन b पूछा है, यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास हैंडआउट्स के अंदर क्वेश्चन दिया गया है उसमें b हमारा पहले आता है और a बाद में आता है। लेकिन जबकि जो उसने क्विज के अंदर क्वेश्चन पूछा है उसमें हमारे पास a पहले आता है और b बाद में आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम b की जगह पे a लिख देंगे और a की जगह पे b लिख देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सिंपल यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ a होगा, वहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ a को कैंसिल करके वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ b लिख देंगे। तो इस तरह हमारे पास ऊपर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ a ही आ जाएगा, लेकिन उसका जो डिनोमिनेटर है उसका जो बटा है उसमें हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ b आएगा। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ a डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ b ही होगा। तो इसलिए यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट जो है ये हमारे पास 100% ट्रू है। तो इसलिए आपने इसका जो राइट आंसर है वो ट्रू सेलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह यहाँ पे हमारे क्विज के अंदर पूछे गए 10 क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल हो जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ जी कि आपको हर क्वेश्चन की जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते जाएं और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मजीद क्विज़ेस और असाइनमेंट्स के रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।